हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बीएससी सेकेंड ईयर हिंदी मीडियम की हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने कार्मोप्रमेय शुरू किया था और कार्मोप्रमेय के हमने दोनों कथनों के बारे में पढ़ा था और दोनों कथन पढ़कर और हमने क्या किया था, एक काम और किया था। फर्स्ट जो स्टेटमेंट था उसका रिजल्ट निकाल लिया था, उसको क्या करा लिया था, प्रूफ करा लिया था। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, तो उसका फर्स्ट स्टेटमेंट था कि अगर दो तापों के बीच एक उत्क्रमणीय इंजन यानी जैसे कार्बो इंजन और एक अनुत्क्रमणीय इंजन काम कर रहे हो तो हमेशा उत्क्रमणीय इंजन की ही दक्षता ज्यादा होती है। ये हमने प्रूव कर दिया था। अब हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट था वो ये था कि अगर दो ताप है और उन दो तापों के बीच में बहुत सारे उत्क्रमणीय इंजन क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनकी जो दक्षता है वो एक समान होगी, क्योंकि दक्षता तापों पर निर्भर करती है ना कि कार्यकारी पदार्थ पर। तो दूसरे का जो प्रूफ है ना वो ऐसे थ्योरेटिकल है, तो थ्योरी है उसकी, तो वो लिख लेते हैं। वैसे तो वो अंडरस्टूड है, वो हमने पहले ही बता दिया था कि जो दक्षता होती है वो तो तापों पर निर्भर करती है। अगर ताप समान है तो इंजनों की दक्षता समान रहेगी, कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करेगी। पर अब इसको जो भी इसकी थ्योरेटिकल का प्रूफ है वो लिख लेते हैं। लिखेंगे इसमें, यदि माना जाए कि दो उत्क्रमणीय इंजन R व R' युग्मित होकर एक स्वचालित मशीन की तरह युग्मित होकर एक स्वचालित मशीन की तरह व्यवहार करते हैं। ये माना है कि दो इंजन है, दोनों ही उत्क्रमणीय हैं, R और R'। कोई भी इनमें से रेफ्रिजरेटर का काम कर सकता है, कोई भी इनमें से इंजन का काम कर सकता है। तो R या R' क्या होके युग्मित होके, जैसे हमने पहले वाले में प्रूव किया था, युग्मित होकर एक स्वचालित मशीन यानी ऑटोमेटिक मशीन की तरह बिहेव करवाना चालू कर दे। इसके साथ आगे लिखेंगे, यदि माने eta R is greater than eta R'। हम देखो पहले वाले में हमने पहले माना कि भाई अनुक्रमणीय की दक्षता उत्क्रमणीय से ज्यादा होती है, फिर विरोधाभास आ गया था तो फिर उत्क्रमणीय की अनुक्रमणीय से ज्यादा बता देती है। पर यहाँ तो दोनों ही उत्क्रमणीय है, किसको हम ज्यादा और किसको हम कम बता दें? भाई अगर मैं कह रही हूँ कि इसको मैं ज्यादा बता दूं तो भाई इसकी क्या गलती, उत्क्रमणीय तो दोनों ही है। ये कहेगा मैं मेरी दक्षता ज्यादा है क्योंकि मैं उत्क्रमणीय हूँ, तो वो कहेगा तो मैं क्या हूँ, मैं भी तो उत्क्रमणीय हूँ। तो इसीलिए जब ये मानेंगे तो भी विरोधाभास आएगा, और जब इसका उल्टा मानेंगे यानी कि ईटा डैश ज्यादा मानेंगे ईटा से तो भी विरोधाभास आएगा। इसका मतलब बोलते हैं ना तेरी ना मेरी आधा आधा कर लो, है ना। गवाही बहनों में कोई चीज बढ़ती है तू ज्यादा मैं कम क्यों लूं, तो भाई आधा आधा कर लो, मम्मी पापा कहते हैं वही चीज इसमें कि भाई दोनों बराबर हो जाओ, ना कोई ज्यादा ना कोई कम। तो वही लिखेंगे, यदि माने ईटा R is greater than ईटा R' तो परिणाम में विरोधाभास प्राप्त होता है तथा यदि माने ईटा डैश इज ग्रेटर देन ईटा R तो भी परिणाम में विरोधाभास प्राप्त होता है
निम्न ताप से उच्च ताप पर ऊष्मा का स्थानांतरण संभव होगा बिना बाह्य एजेंसी के काम के भी, जो कि इम्पॉसिबल था। तो विरोधाभास होगा। विरोधाभास प्राप्त होता है कि बिना बाह्य एजेंसी के निम्न ताप से उच्च ताप तक ऊष्मा का स्थानांतरण संभव है। ये विरोधाभास होता है। ये कहता था पहले वाले में भी कि भाई ऐसा पॉसिबल है, जबकि ऐसा तो इम्पॉसिबल है। अतः ना तो ये वाला ज्यादा हुआ ना ये वाला ज्यादा हुआ, यानी कि दोनों बराबर होंगे। यानी दो समान तापों के बीच अगर इंजन काम कर रहे हो तो उनकी जो एफिशिएंसी है, उनकी जो दक्षता है, वो कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है, तापों पर निर्भर करती है। यानी उनकी दक्षता एक समान होती है। इसका तो प्रूफ ही पूरा थ्योरेटिकल है। आगे बच्चे ये तो टॉपिक है वो सारे थ्योरेटिकल, पूरी थ्योरी करी हो। अतः दो समान तापों के बीच कार्य कर रहे सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता एक समान होती है। ये अपना चार्नो प्रमेय का प्रूफ हो गया। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम। इसको नोट करने के बाद करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम। देखिए 3 नियम पढ़े हमने ऊष्मा गतिकी का। 0 नियम, 0th लॉ, 0 नियम, जिसमें अगर ए बी के साथ ऊष्मीय साम्य में है, बी सी के साथ ऊष्मीय साम्य में है, तो ए सी के साथ भी ऊष्मीय साम्य में होगा। दूसरे वाले में हमने पढ़ा था डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस ड्यू वाला, यानी कि किसी निकाय को दी गई हीट उस निकाय के द्वारा किए गए कार्य तथा उसमें उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के योग के बराबर होता है। अब द्वितीय नियम लिखो। ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम के 2 कथन हैं। 2 लोगों ने अलग अलग बातें कही, या तो मतलब इस नियम के 2 कथन।
इस नियम के दो कथन हैं। पहला, प्रथम कथन जो कि दिया था केल्विन और प्लांक ने, तो इसका नाम था केल्विन तथा प्लांक का कथन। ये साइंटिस्ट थे कौन? केल्विन और प्लांक, उन्होंने दिया। इन्होंने दिया, लिखते हैं क्या दिया? इस कथन के अनुसार किसी निकाय को वातावरण के ताप से इस कथन के अनुसार किसी निकाय को वातावरण के ताप से अधिक शीतल करके कार्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। पहले लिखो इसको। अर्थात कार्य प्राप्ति के लिए सिद्ध का होना आवश्यक है। सिद्ध का होना आवश्यक है। अब इस चीज को देखना, क्योंकि ईटा होता है 1 - T2 अपॉन T1। यदि T1 बराबर T2 करते हैं, इसी को स्रोत का ताप एक जगह करते हैं, तो ईटा बराबर 1 - 1 बराबर 0, यानी कोई दक्षता नहीं होगी। दक्षता तब पता चलती है जब कोई इंसान कार्य करे, जब उसकी दक्षता 0 है मतलब उसने कोई काम ही नहीं किया। सही है। हम लोग बोलते हैं भाई कोई परीक्षा मतलब चाहे तुम पास ना हो, पर एटलीस्ट तुम एग्जाम देके तो देखो, तुम्हें पता चलेगा कि तुमको कितना आता है। ये लाइन हम बार बार बोलते हैं, वो यही तो दिखाता है कि आपको एटलीस्ट पता चलेगा आप कितने पढ़ाओ पीछे हो अभी उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। पर अगर आपने एग्जाम ही नहीं दिया, इसका मतलब आप तो रिजल्ट भी क्या देखोगे? आपने तो एग्जाम ही नहीं दिया, आपने तो मेहनत ही नहीं करी, यानी आपने कुछ किया ही नहीं। ठीक है, चाहे गलत करो चाहे कुछ भी करो, पर करो। वही चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे दक्षता 0 है, इसका मतलब उसने कोई काम ही नहीं किया, क्योंकि जो दक्षता होती है वो फॉर्मूला ही होता है W/Q1। दक्षता 0 है, इसका मतलब W वर्ग 0 है। अब इस लाइन को समझिए पूरे, पहले बार से नोट करो फिर बताओ। देखो इसमें क्या है, इसमें था कि किसी निकाय को, यानी कोई हमने सिस्टम ले रखा है जिस पर हमें वर्क करना है या फिर उसको वर्क करना है, वातावरण के ताप से अधिक शीतल करके कार्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। यानी कि आप सोचो कि वातावरण का ताप कितना है, उससे ठंडा कर दे हम सिस्टम को, यानी कि सिस्टम जो है, यानी जो निकाय है, वो अपनी बची हुई ऊष्मा सिंक को ना दे,
यानी सिंक हो ही ना तो वर्क नहीं किया जा सकता, कार्य नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर आपको चाहिए कि कार्य की प्राप्ति हो तो सिंक का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर T2 0 हो गया यानी सिंक का ताप 0 हो गया, यानी नहीं सॉरी T1 और T2 दोनों बराबर हो गए यानी कि स्रोत ही स्रोत है, सिंक नहीं है। ठीक है, तो यानी कि दोनों का ताप बराबर हो गया, इसका मतलब सिंक तो गायब कर दिया इन्होंने यहाँ से, बस एक स्रोत से ऊष्मा लेता जा रहा है, वो लेता जा रहा है, तो उसकी जो दक्षता है वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, यानी कोई कार्य नहीं होगा। तो लिखेंगे अर्थात सिंक की अनुपस्थिति में कार्य का मान 0 है। अर्थात सिंक की अनुपस्थिति में कार्य का मान 0 है। पहला कथन हो गया इसका पूरा। देख लो फटाफट इसको, फिर अगला दूसरा कथन करवाते हैं इसका। अब करते हैं द्वितीय कथन, जो कि दिया था क्लॉसियस ने। जिसका नाम है क्लॉसियस का कथन। इन्होंने दिखाया इस कथन के अनुसार किसी भी स्वचालित मशीन के बिना इस कथन के अनुसार किसी भी स्वचालित मशीन के बिना बाह्य कार्य के, किसी भी स्वचालित मशीन के बिना बाह्य कार्य के, किसी स्वचालित मशीन के बिना बाह्य कार्य के ऊष्मा का निम्न ताप से उच्च ताप पर स्थानांतरण, ऊष्मा का निम्न ताप से उच्च ताप तक या उच्च ताप पर स्थानांतरण असंभव है। ये तो पहले भी बताया, पहले ने तो कहा कि अगर सिंक नहीं होगा तो काम नहीं होगा, दूसरे ने कहा कि किसी भी स्वचालित मशीन के, कोई भी स्वचालित मशीन है उसके बिना बाह्य कार्य के, बिना बाहर से कोई काम किए ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न ताप से उच्च ताप तक संभव नहीं है। यानी कि स्वचालित मशीन में जो होता है ना, एक ऊष्मा, एक अपना काम जो है वो दूसरे को दे रहा है और अपने आप काम हो रहा है, बाहर आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो कहता है ऐसा तो संभव ही नहीं है, बाहर से काम कराना पड़ेगा तभी ऊष्मा निम्न ताप से उच्च ताप की तरफ गति करेगी। लिख लो इसको।
अब फिर अगला जो पार्ट अपन करेंगे उसमें ये जो दोनों कथन है ना, प्लांक वाला कथन और ये क्लॉसियस वाला कथन, प्रथम और द्वितीय कथन, इन दोनों की समतुल्यता देखेंगे, दोनों एक जैसे हैं कि नहीं है। तो लिखते हैं टॉपिक, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के दोनों कथनों की समतुल्यता। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के दोनों कथनों की समतुल्यता की, दोनों सेम है कि नहीं। तो इसमें पूरा थ्योरी पार्ट है, लिखते चलते समझाते चलते हैं ना, टफ नहीं है। तो इसमें आएगा, हम लोग मान के चलेंगे, देखिए पहला कथन असत्य है तो दूसरा भी असत्य होना चाहिए, तो हमें समझ में आ जाएगा दोनों सेम बात कह रहे हैं। एक सच्चा है दूसरा भी सच्चा है, मतलब दोनों सही है, एक गलत है तो दूसरा भी गलत आना चाहिए। हम देखेंगे, माना कि प्रथम कथन कथन असत्य है, माना कि प्रथम कथन असत्य है। इस लाइन का मतलब समझ रहे हो? मतलब असत्य है का मतलब झूठा है का मतलब कि वो कह रहा है ना कि सिंक नहीं है तो वो काम नहीं होगा, तो ये कह रहा है नहीं सिंक नहीं होगा तो भी काम होगा, ठीक है। अब दूसरा कथन भी असत्य आना चाहिए। इस स्थिति में कार्बन इंजन से कार्य प्राप्त करने के लिए कार्बन इंजन से कार्य प्राप्त करने के लिए सिंक का होना आवश्यक नहीं है। अर्थात इंजन स्रोत से ली गई समस्त ऊष्मा को, अर्थात इंजन स्रोत से ली गई समस्त ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर देता है, कार्य में परिवर्तित कर देता है। अब हम एक रेफ्रिजरेटर की कल्पना करते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, करते चलते हैं बताते चलते हैं। पहले लाइन में तो वही है, भाई इसको झूठा मान रहा है, उसने कहा था कि सिंक के बिना कार्य प्राप्त करना संभव नहीं, इसने कहा कि नहीं हो सकता है, यानी कि अगर सिंक ना हो तो भी इंजन स्रोत से पूरी ऊष्मा लेगा और कार्य में बदल देगा, ऐसा संभव है। जबकि हम कहते हैं कि ऐसा तो बनाना संभव ही नहीं है भाई, ऐसा इंजन की 100% दक्षता हो संभव ही नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अब हम एक रेफ्रिजरेटर की कल्पना करते हैं,
तापों के मध्य कार्य कर रहा है। कौन से ताप? जिन तापों के बीच में इंजन कार्य कर रहा है, जो इन्हीं तापों के मध्य कार्य कर रहा है। जिनके मध्य कार्य इंजन करता है। अब हम लोग एक रेफ्रिजरेटर की कल्पना कर रहे हैं जो कि किन तापों के बीच में काम कर रहा है? जिन तापों के बीच में कार्य इंजन खुद काम कर रहा था। लिख लो इसको। आगे लिखते हैं। इसी के आगे पूरा थ्योरी है इसमें ना, एक सवा पेज की थ्योरी होगी। थ्योरी से ही होगा ये। थर्मोडायनामिक्स में कुछ होते ज्यादा थ्योरी से होते हैं, डेरिवेशन में बहुत फर्क है। देखिए आपको पता कि मैं रेफ्रिजरेटर में तापों के बीच काम करता है। अब यदि इस रेफ्रिजरेटर को इंजन के साथ युग्मित कर दिया जाए, अब यदि इस रेफ्रिजरेटर को इंजन के साथ युग्मित कर दिया जाए, जैसे तो चाय चूषी बनती थी ना, मैंने किया था कार्बन स्त्रवी के प्रथम उसमें पार्ट में। अब यदि रेफ्रिजरेटर को इंजन के साथ युग्मित कर दिया जाए तो इंजन स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण कर, तो इंजन स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण कर इसे कार्य W में परिवर्तित कर देगा। इसे कार्य W में परिवर्तित कर देगा। ये तो होना ही है। इंजन स्रोत से कितनी ऊष्मा Q1 ऊष्मा लेगा और लेकर इसे कुछ हिस्सा उसका किसमें बदल देगा? कार्य में परिवर्तित कर देगा। तथा इस कार्य के कारण, अब ये जो इंजन कार्य कर रहा है वो कार्य किसको मिल जाएगा? रेफ्रिजरेटर को, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के ऊपर काम कर देगा। तथा इस कार्य के कारण रेफ्रिजरेटर सिंक से Q2 ऊष्मा ग्रहण कर, क्योंकि रेफ्रिजरेटर उल्टी गंगा बहाता है, सिंक से काम लेता है। इस कार्य के कारण रेफ्रिजरेटर सिंक से Q2 ऊष्मा रेफ्रिजरेटर सिंक से Q2 ऊष्मा ग्रहण कर स्रोत को कुल
कुल Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 क्यों? क्योंकि देखो इसने ये माना है कि ये जो इंजन है वो सिंक लेके नहीं चल रहा, सिंक लेके नहीं चल रहा शुरू से ही, ठीक है। इसने क्या किया, Q1 ऊष्मा ली और पूरी की पूरी W में बदल दी। ये W Q1 बराबर W हो गए, ये Q1 जो है ये मिली किसको, रेफ्रिजरेटर को, और रेफ्रिजरेटर ने सिंक से कितनी ली, Q2। तो टोटल इसने कितना काम हो गया इसके पास, कितनी मतलब ऊष्माएं देगा स्रोत को वापस, Q1 प्लस Q2। दोबारा देखना, ये इंजन है, इसने स्रोत से ऊष्मा ली Q1 और पूरी की पूरी कार्य में बदल दी, इसके पास सिंक नहीं है, W बराबर Q1। ये जो है ये मिल गई किसको, रेफ्रिजरेटर को, Q1 तो ये मिल गई और इसने सिंक से कितनी ली, Q2, यानी कि वो अब लौटाएगा ना स्रोत को, तो Q1 प्लस Q2 लौटाएगा, वही चीज तो है। कहां तक हो, रेफ्रिजरेटर से Q2 ऊष्मा ग्रहण कर स्रोत को कुल Q1 प्लस Q2 ऊष्मा स्थानांतरित कर देगा। स्थानांतरित कर देगा, अर्थात संयुक्त मशीन में बिना बाह्य कार्य के, अर्थात संयुक्त मशीन में बिना बाह्य कार्य के ऊष्मा का निम्न ताप से उच्च ताप तक स्थानांतरण ऊष्मा का निम्न ताप से उच्च ताप तक स्थानांतरण संभव है, संभव है, जो क्लॉसियस के कथन के विपरीत है। इसको समझ रहे हो आप, यानी कि संयुक्त मशीन जो बनी थी उसमें बाहर से कोई काम नहीं हुआ, यानी कि एक ने W काम करके दिया और रेफ्रिजरेटर ने उसको लिया और सिंक से ऊष्मा लेके वो काम लेकर पूरी की पूरी Q1 प्लस Q2 ऊष्मा किसको दे दी, उसने स्रोत को दे दी। यानी कि जो संयुक्त मशीन बनी थी इंजन और रेफ्रिजरेटर को मिला के, उसमें कोई काम बाहर से नहीं हुआ, फिर भी ऊष्मा कहां से, सिंक से स्रोत की तरफ गई, सिंक से Q2 लेकर स्रोत की तरफ Q1 प्लस Q2 गई। कब, जब काम बाहर से नहीं किया। और क्लॉसियस कहता है कि ऐसा संभव ही नहीं है, यानी हमने शुरू में प्रथम कथन गलत माना था, तो क्लॉसियस का कथन भी गलत आ रहा है। पहली चीज तो यहाँ से पता चल गई कि ये जो है वो समतुल्य है। अभी तो सिर्फ एक केस में हुई है, कैसे कि एक को गलत माना तो दूसरे को गलत। अब ऐसे हो जाएगा कि क्लॉसियस को गलत मान लेंगे तो देखेंगे वो गलत लिख दिए, कौन सा वाला, प्लांक वाला। तो अभी तो हमने इतना किया है, अब इसका आधा पार्ट और बचा है इस वाले का। अब इसका एक तरह से इसको हमने समतुल्य घोषित कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे का करेंगे और एक लास्ट टॉपिक बचा है ऊष्मागति के ताप पैमाना, वो करेंगे।